हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला पर स्वागत है। और जैसा कि आज आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी उत्तराखंड वन दरोगा की दूसरी क्लास है साइंस की। क्योंकि उत्तराखंड वन दरोगा का जो सिलेबस है उसमें साइंस ही आना है, तो इसलिए साइंस आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये उत्तराखंड वन दरोगा ही नहीं बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। जिसमें जीके आता है जिस एग्जाम में, उसमें साइंस के भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, यूके कांस्टेबल हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, आरआरबी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और भौतिक विज्ञान की पिछली क्लास में मैंने 15 क्वेश्चन आपको कराए थे और आज 15 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस दरों का प्रयोग किया जाता है, कौन सी गैस दरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपके घरों में, सभी के घरों में मोस्टली फ्रिज होंगे, तो उसमें एक लिक्विड गैस होती है, तो उसका नाम ही पूछ रहा है। उसका नाम क्या है आप बताओगे? अमोनिया, ठीक है दोस्तों। अमोनिया का लिक्विड गैस के तौर पर यूज होता है। और आपने देखा होगा फ्रिज के पिछली साइड में कि उसमें तांबे की एक नली सी होती है, मुड़ी हुई सी कुंडली टाइप होकर के ना, तो उसमें फ्रियोन गैस भरा होता है। फ्रियोन, ध्यान रखना आप इस बात को, उसमें फ्रियोन गैस भरा होता है जो क्या करता है, वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर को यानी कि फ्रिज को ठंडक उत्पन्न करता है। तो आपको इस क्वेश्चन से 2 आंसर मिलते हैं, एक फ्रियोन का और एक अमोनिया का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? तो आप बताओगे लाइट इमिटिंग डायोड। विस्तारित मतलब एलईडी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आप बताओगे लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। होता क्या है, देखो एलईडी जो है ना, ये एक अर्धचालक डायोड होता है, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक है दोस्तों। तो एलईडी वैसे कई प्रकार की होती है, मिनिएचर, फ्लैशिंग, हाई पावर, आपको वो सब याद नहीं रखना, बस आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि ये एक अर्धचालक डायोड होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ऐप प्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यह किस नियम का एक उदाहरण है? देखिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कि कोई भी स्थिर वस्तु जब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, ठीक है। यानी कि जब तक हम कोई बाहर से कोई बाह्य बल ना लगाएं तब तक कोई भी वस्तु ऐसी की ऐसी रखी रहेगी, ठीक है। और इसे ही न्यूटन का फर्स्ट नियम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ, वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह किसका उदाहरण है? तो आप बताओगे यह न्यूटन की गति का तृतीय नियम यानी कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं दोस्तों। यानी कि इसके अनुसार कि जब हम क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, मतलब कि जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है, लेकिन शर्त ये है कि वो वस्तु विपरीत दिशा में लगाती है। जैसे हम चलते हैं, हम अपने पैरों से ज़मीन को धकेलते हैं तो ज़मीन भी हमें धकेलती है, हम ज़मीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, ज़मीन हमें आगे की ओर धकेलती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। और बहुत सारे उदाहरण है इसके। नाव से किनारे पर कूदने पर क्या हो जाएगा, नाव पीछे की साइड चली जाएगी, ठीक है। बंदूक से गोली छोड़ोगे तो बंदूक आपको पीछे की ओर धकेल देगी, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण है। तो बस आपको सबसे अच्छा उदाहरण यही याद रखना है कि जब हम चलते हैं तो धरती हमको धकेलती है, हम धरती को धकेलते हैं, धरती हमको धकेलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? तो आप बताओगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए दोस्तों, प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। तो प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है यानी कि धनावेश होता है, तो इसी के कारण नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको शायद ये बहुत को पता भी होगी और बहुत को नहीं भी पता होगी। जैसे 3 चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा कण भारी होगा, सबसे भारी कौन होगा, तो आप क्या बताओगे? देखो, इलेक्ट्रॉन तो कट ही जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो है
9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो ये तो बहुत ही नगण्य है, इसको तो छोड़ दिया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं। देखो हम मोस्टली यूज करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक जैसा होता है, लेकिन इनमें बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672 10⁻27 ठीक है। और जो न्यूट्रॉन का होता है वो होता है 1.675 इंटू 10⁻27। तो इस हिसाब से न्यूट्रॉन इन तीनों में सबसे भारी कण होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है परावर्तन, ठीक है। होता क्या है कि जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी टावर से या पहाड़ से टकराती हैं तो वो परावर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इस परावर्तित ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है, ठीक है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है? देखो जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। और नाभिकीय संलयन जब होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो इसलिए सौर ऊर्जा का कारण क्या है, स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तारे, अगर आपसे पूछे तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या, तो आप बताओगे नाभिकीय संलयन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है कि जिससे उस जगह की वास्तविक स्थिति पहचानी जा सके, ठीक है। अगला 9वां क्वेश्चन, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? देखो दोस्तों, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। हम नार्को टेस्ट के द्वारा भी ये पता लगा सकते हैं, ब्रेन मैपिंग के द्वारा भी और पॉलीग्राफ के द्वारा भी, ठीक है। पॉलीग्राफ टेस्ट झूठ का पता लगाने में सहायक है। इसके अलावा ब्रेन मैपिंग भी और नार्को टेस्ट भी, ठीक है। नार्को टेस्ट के द्वारा हम व्यक्ति की झूठ के साथ साथ अन्य जानकारी भी ले सकते हैं कि वो कुछ हमसे छिपा तो नहीं रहा, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ झूठ पकड़ने के लिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? आपने देखा होगा भोजन की ऊर्जा मापने की यूनिट क्या है? कैलोरी, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ याद रखनी है, कैलोरी। आप देखते हैं खाना खाते हैं तो खाना की इसमें इतनी कैलोरी ऊर्जा है, इसमें इतनी कैलोरी ऊर्जा है, ठीक है। तो भोजन ऊर्जा का हम किससे यूज करते हैं मापने के लिए? कैलोरी का। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो आप बताओगे टेलीस्टोर 1। टेलीस्टोर 1 विश्व का प्रथम संचार उपग्रह था जिसे 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। फिलहाल के टाइम में यह उपग्रह क्रियाशील नहीं है और लेकिन आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान है। अभी ये काम नहीं कर रहा है, अक्रियाशील हो गया है, लेकिन अपनी कक्षा में मौजूद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताओगे ओपिसोमीटर। ओपिसोमीटर का उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किया जाता है। देखिए इस उपकरण में एक छोटी दांतेदार पहिया सा होता है और एक डायल लगा होता है। इस पहिए को उस रेखा पर चलाया जाता है जिसकी हमें दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। और जो दांतेदार पहिया होता है वो चली गई दूरी को मापक द्वारा ज्ञात कर लेता है और इसे हम कर्वीमीटर भी कहते हैं और कभी कभी मेलोग्राफ भी कहा जाता है। तो आपको ओपिसोमीटर याद रखना है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूरी उम्मीद है, कई बार आया हुआ भी है पेपर में। अगला क्वेश्चन, पलायन वेग किसे कहते हैं? वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए उसे हम क्या कहते हैं? पलायन वेग। यानी कि पृथ्वी को छोड़कर चला जाए तो उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग, ठीक है। अच्छा, पलायन वेग कितना है पृथ्वी के लिए? तो आप बताओ कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये कितना होता है पलायन वेग? अगर हम इतने वेग से 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर अगर हम किसी चीज़ को फेंक देते हैं तो वो पृथ्वी
से बाहर निकल जाएगी, वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती? देखिए हाइड्रोजन भी पाई जाती है, नाइट्रोजन भी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती? क्लोरीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ठीक है। नाइट्रोजन वायुमंडल के अंदर 78.08 के प्रतिशत के लगभग होती है और ऑक्सीजन 20.90% और हाइड्रोजन होता है आपका लगभग 0.0005%, बहुत कम होता है हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था 1678 ईस्वी में। इन्होंने कहा था कि अगर कोई प्रकाश पिंड कणों से टकराता है तो कण भी उसी प्रकाश पिंड की तरह काम करते हैं, उसी प्रकाश स्रोत की तरह काम करते हैं। ठीक है। इन्होंने कण का तरंगिकाओं का, द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। ठीक है। तो आपको याद रखना हाइगेंस। ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो पहली बार आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये और लोगों तक भी वीडियो जा सके, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ज़रूर। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।